तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारा अपने यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आज का सेशन हमारा जो आया हुआ है वो मौर्य डायनेस्टी को लास्ट सेशन आया हुआ है। आज से हम लोग मौर्य डायनेस्टी को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। और ये लास्ट सेशन मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि उसी वीडियो में मैं लास्ट करना चाहता था, बट कुछ प्रॉब्लम था, इसके चलते मेरे को ये लास्ट वीडियो लाना पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल मौर्य डायनेस्टी को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगा वो गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता पीरियड को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत यानी सामाजिक व्यवस्था, सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मौर्य डायनेस्टी में बात करेंगे कि सोशल लाइफ कैसा था, वहाँ के लोग की जीवन शैली कैसी थी, वो संतुष्ट थे उस पीरियड में या नहीं थे, कैसी थी। तो बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य में ये हमारा पार्ट 6 आया हुआ है जो लास्ट हो जाएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल लाइफ। तो मैं यहाँ पर बात करूँ कौटिल्य यानी चाणक्य का जो बुक है वो जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र बुक है वो पॉलिटी से रिलेटेड है यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो उसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो समाज था यानी इस समय मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य पीरियड में जो समाज था वो 4 भागों में विभक्त था, 4 वर्णों में विभक्त था। तो मैं उसे आपको लिख कर बताता हूँ कि चाणक्य के अनुसार चाणक्य के बुक अर्थशास्त्र के अनुसार समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों में विभक्त था। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि जो चाणक्य है, चाणक्य का जो बुक था, चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे वो प्रधानमंत्री थे, वो गुरु थे। तो चाणक्य के बुक जो है अर्थशास्त्र, जिन्होंने बुक लिखा था उसके अनुसार यानी उस बुक में बताया गया है कि जो वहाँ का समाज था इस पीरियड में वो 4 वर्णों में विभक्त था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग को एक फैक्ट एक और जगह से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज के अनुसार यहाँ पर जो समाज था वो 7 वर्णों में विभक्त था। मैंने अभी आपको बताया कि जो चाणक्य थे, चाणक्य द्वारा जो बुक लिखा गया है उसमें बताया गया कि ये समाज 4 वर्णों में विभक्त था। लेकिन मेगास्थनीज का जो बुक है उसमें क्या बताया गया है कि यहाँ का जो समाज था वो 7 वर्णों में विभक्त था। तो मेगास्थनीज के अनुसार यहाँ का जो समाज था, यहाँ का समाज 7 वर्णों में विभक्त था। यानी कि 7 भागों में बटा हुआ था। और वो जो 7 समाज था उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो आपका समाज था दोस्तों वो दार्शनिक थे। पहला था दार्शनिक। और दूसरा जो था आपका कृषक। तीसरा जो आपका था शिकारी व पशुपालक। और चौथा जो था वो था व्यापारी। और 5वां जो था वो सैनिक यानी बोले तो योद्धा। और 6ठा नंबर अगर बात किया जाए तो निरीक्षक। और जो 7वां है वो है आपका मंत्री। मैंने आपको क्या बताया कि चाणक्य के बुक अर्थशास्त्र के अनुसार समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया था, लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार
समाज को 7 वर्णों में विभक्त किया गया था। तो 7 वर्ण जो थे, सबसे पहले उसमें दार्शनिक, उसके बाद कृषक यानी जो कृषि को उपजाते थे, उसके बाद शिकारी व पशुपालक को भी वो अलग समाज के दृष्टि से देखता था, इसलिए उसे अलग समाज बताया। व्यापारी, व्यापार करने के लिए जो होते थे व्यापारी वर्ग, उसको अलग बता दिया कि ये अलग समाज है। और सैन्य यानी योद्धा, सैनिक जो होते थे, उसको भी अलग समाज बताया, तो सैनिक हो गए। और निरीक्षक जो निरीक्षण करते थे, उसे भी एक अलग समाज। और मंत्री जो थे, जो वहाँ पे रहते थे डायनेस्टी में, उसे भी एक अलग समाज बता दिया। तो ये कुल मिलाकर के 7 समाज में विभक्त था। आपसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मौर्य डायनेस्टी में मेगास्थनीज के अनुसार समाज कितने वर्णों में विभक्त था, तो हम लोग बताएंगे 7 वर्णों में विभक्त था। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य में समाज 7 वर्णों में विभक्त था, यह कथन किसका है? चाणक्य का, मेगास्थनीज का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग वहाँ पे भी मेगास्थनीज को ही सही करेंगे। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका खुद से अपने से आप डेवलप कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से कितना कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, तो खुद ही आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। आगे अगर हम बात करें तो मौर्य डायनेस्टी में यानी अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मैंने बोला कि जो उस समय का जो सोशल यानी सामाजिक व्यवस्था था, उस समय का चाणक्य के जो बुक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में लिखा गया था, मतलब उस बुक में नहीं लिखा गया है कि वहाँ पर कोई सती प्रथा भी होता था, यानी अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय सती प्रथा नहीं होता था। उस समय जो है आपको एक बात करेंगे अभी आगे थोड़ी देर बाद। तो अभी यहीं तक बताते हैं कि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, तो आगे बात करेंगे। आगे अगर बात किया जाए कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय को लेखन का ज्ञान नहीं था। मेगास्थनीज ने एक बात बोली है अपने बुक में। मेगास्थनीज ने कहा है दोस्तों कि भारतीयों को ज्ञान नहीं था लिखने पढ़ने का। ये मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था। तो आप ही बताइए कि मेगास्थनीज जो ये बात कहा है वो बिल्कुल सही बात है या गलत बात है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत बात है कि उसे कैसे पता है कि भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था, पढ़ने का ज्ञान नहीं था। अगर पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं होता तो इतने बड़े महान चाणक्य जो है आपके, वो अर्थशास्त्र बुक कैसे लिखते हैं? सोचिए थोड़ा। तो मेगास्थनीज के अनुसार उस समय भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था। लेखन का ज्ञान नहीं था। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि चाणक्य जो थे बहुत बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बुक की रचना की जिसको अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे। मेगास्थनीज के अनुसार दोस्तों 2 देवताओं का उल्लेख मिलता है, यानी इसके संबंध में इससे यह बोलता है, यह 2 देवताओं के बारे में बात करता है, 2 देवताओं के बारे में बताता है। देवताओं के बारे में बताता है। जो पहला देवता है वो शिव और दूसरे जो देवता हैं वो कृष्ण। यानी मेगास्थनीज जो बताया है कि उस समय 2 देवताओं का प्रचलन था।
जो प्रथम देवता थे वो शिव और दूसरे जो देवता थे वो कृष्ण। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार किन दो देवताओं का उल्लेख किया गया था मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। तो शिव और कृष्ण। आगे अगर बात करें दोस्तों तो स्त्रियों की दशा यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। इस समय स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। मैंने बोला कि इस समय स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि इन्हें विक्षोभ की अनुमति थी। अर्थशास्त्र में इसे मोक्ष कहा गया है। अर्थशास्त्र में इसे मोक्ष कहा गया है। मैंने क्या बोला दोस्तों कि मेगास्थनीज के अनुसार उस समय भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था और मेगास्थनीज के अनुसार उस समय दो देवताओं का प्रचलन था, जिसमें एक शिव और दूसरे कृष्ण थे। मैंने अभी आपको तुरंत पहले बताया था कि जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें अब कहीं भी नहीं लिखा गया है कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। मैंने बताया कि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का प्रचलन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय सती प्रथा नहीं थी। और जब सती प्रथा नहीं थी दोस्तों तो उसमें लिखा गया है कि स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी और इन्हें विक्षोभ की अनुमति थी। विक्षोभ यानी तलाक करने का अनुमति था, तलाक करके और दूसरे व्यक्ति से शादी करने की भी अनुमति थी। तो ये स्त्रियों के लिए काफ़ी मतलब अच्छा था। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इस समय स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी और अर्थशास्त्र में इसे मोक्ष कहा गया है, यानी स्त्रियों का विक्षोभ का जो अनुमति दिया गया है इसी को मोक्ष कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य में मोक्ष किसे कहा गया है, तो मोक्ष ऑप्शन रहेगा कि स्त्रियों का विक्षोभन, दूसरा रहेगा पुरुषों का विक्षोभन और तीसरा रहेगा इनमें से दोनों और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे करके मतलब बनाया जा सकता है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यही रहेगा, बट ऐसा बन सकता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इतिहासकार क्या बोलते हैं दोस्तों इसके बारे में? इतिहासकार मेगास्थनीज व स्ट्रैबो के अनुसार मेगास्थनीज व स्ट्रैबो के अनुसार मेगास्थनीज व स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा नहीं था। दोस्तों अगर हम बात करें कि उस जमाने में दास प्रथा था या नहीं था, मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य कालीन जब युग चल रहा था तो उस समय दास प्रथा था या नहीं था, तो उसके उल्लेख में इतिहासकार मेगास्थनीज व स्ट्रैबो का कहना है कि भारत में उस समय दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल सही नहीं है। उस समय भी दास प्रथा था, लेकिन दास प्रथा में उस समय उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। दासों का काम था कृषि उपजाने का काम था और कृषि उपजा करके उसे धन इकट्ठा करने के लिए भी उन्हीं को कहा जाता था। वो अपने धन को इकट्ठा करके अपने पास रख सकते थे और उसे जब चाहें तो उसे बेच सकते थे। उनको जहाँ मर्जी है वहाँ पर बेच सकते थे, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगी हुई थी। तो उनके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया जाता था, अच्छा सलूक किया जाता था।
तो दास प्रथा थी बट अच्छा वाली था, मतलब अच्छा व्यवस्था था। तो इतिहासकार मेगास्थनीज व स्ट्रैबो ने इस टाइप का मतलब बात क्यों कहा कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। दोस्तों इतिहासकार मेगास्थनीज व स्ट्रैबो यूनान से आते हैं, तो यूनान में क्या था, दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो वो उसके उपलक्ष्य में अगर उसके मुताबिक भारत में देखें तो उनको लगा कि यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा है, इसलिए उन्होंने ये बोला कि ये भारत में दास प्रथा नहीं था। लेकिन दोस्तों दास प्रथा था, लेकिन उनके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया जाता था, काफ़ी अच्छा सलूक किया जाता था। उनको अपना अनुमति था अपने कृषि को उपजा करके अपने पास रखने का और अपने धन को कहीं भी बेचने का, इसमें कोई पाबंदी नहीं लगी हुई थी। तो हम बोल सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था काफ़ी हद तक अच्छी थी। स्त्रियों के संबंध में भी बात करें और अगर हम बात करें कृषक के संबंध में, दासों के संबंध में, तो उस समय समाज काफ़ी अच्छा था। आगे अगर बात करेंगे दोस्तों मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के अगर बारे में बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन व वाणिज्य पर आधारित था। कृषि, पशुपालन व वाणिज्य पर आधारित था। तो अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सामाजिक मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में अभी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों, और मोटिवेट करने का कोशिश कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे फैक्ट्स को ला सकें। तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और वीडियो में बताइएगा कि हमें मतलब समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, और हमें कैसा मतलब और क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था बोर्ड पर लिखते लिखते दोस्तों हमारी हैंडराइटिंग काफ़ी मतलब हद तक ठीक ठाक हो गया है, और आगे चल के ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था वो 3 चीज़ों पे ही आधारित थी: कृषि, पशुपालन व वाणिज्य। कृषि, पशुपालन व वाणिज्य पर आधारित थी। कृषि, पशुपालन व वाणिज्य पर ही आधारित थी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। और इन सभी का सम्मिलित रूप वार्ता कहलाती थी। वार्ता कहलाती थी। मैंने आपको क्या बोला कि अर्थव्यवस्था जो था वो कृषि, पशुपालन व वाणिज्य पर अधिक मतलब आधारित थी, और इन सभी का सम्मिलित रूप वार्ता कहलाती थी। आगे अगर बात करें, जो अर्थशास्त्र में दिया गया है कि जो भूमि उसका जो मालिक होता था उसको क्षेत्रप कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक को क्या कहते थे दोस्तों? क्षेत्रप कहते थे। क्षेत्रक कहते थे। आगे अगर बात किया जाए मेगास्थनीज, स्ट्रैबो तथा एरियन के अनुसार, मेगास्थनीज
स्ट्रैबो तथा एरियन के अनुसार मेगास्थनीज स्ट्रैबो व एरियन के अनुसार अगर बात कही जाए तो संपूर्ण भूमि का मालिक राजा होता था। मैंने क्या बोला दोस्तों कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि, पशुपालन व वाणिज्य पर आधारित थी और इन सभी का सम्मिलित रूप वार्ता कहलाती थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। वार्ता पूछ देगा एग्जाम में कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में वार्ता किसे कहा जाता था। तो कृषि, पशुपालन व वाणिज्य पर आधारित जो भी होता था वो वार्ता कहलाता था, यानी अर्थव्यवस्था जो थी वो वार्ता ही कहलाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का जो मालिक था वो क्षेत्रक कहलाता था। दोस्तों अभी बोले कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया और उसमें ये बताया गया है कि भूमि का जो मालिक था वो क्षेत्रक कहलाता था, लेकिन मेगास्थनीज, स्ट्रैबो तथा एरियन के अनुसार संपूर्ण भूमि का जो मालिक था वो राजा होता था। डबल स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का, स्ट्रैबो का, एरियन का। ए नंबर रहेगा मेगास्थनीज, दूसरा नंबर स्ट्रैबो, तीसरा एरियन और चौथा नंबर रहेगा कि इनमें से सभी का। तो सभी का। आगे अगर बात करेंगे हम लोग, आगे बात किया जाए दोस्तों आपातकालीन कर के बारे में बात करेंगे। एक कर था, इस समय एक कर को आपातकालीन कर बोला गया। आपातकालीन कर बोला गया। आपातकालीन कर बोला गया। दोस्तों बात करेंगे, मैंने क्या बोला कि दोस्तों एक कर बनाया गया था जिसको आपातकालीन कर बोला जाता था। जब ये कोई विकट समस्या खड़ी होती थी तो उसको दूर करने के लिए इस कर को कलेक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। तो इसलिए आपातकालीन कर जो होता था, ये आपातकालीन कर को क्या बोला जाता था दोस्तों? तो इसे प्रणय कर बोला जाता है। अर्थशास्त्र में इसे अर्थशास्त्र में इसे क्या बोला गया है? प्रणय कर बोला गया है। प्रणय कर बोला गया है। अर्थशास्त्र में इसे प्रणय कर बोला गया है। और ये जो प्रणय कर है दोस्तों, यही जो है आपातकालीन कर है। आपातकालीन कर। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रणय कर किससे संबंधित है? आपातकालीन कर और कुछ रहेगा ऑप्शन में, उसके बाद इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, तो आपातकालीन कर में आप टिक लगा देंगे। यानी प्रणय कर आपातकालीन कर को ही बोला जाता था। तो इसे याद रखेंगे, प्रणय कर, आपातकालीन कर, दोनों सेम बात है। आगे अगर बात करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में दोस्तों, तो बताया जाता है अर्थशास्त्र में, यानी अर्थशास्त्र के अनुसार अगर बात करेंगे तो मौर्य प्रशासन में 21 प्रकार के कर लगाए गए थे। यानी मौर्य काल में जो कर था वो 21 प्रकार का, 21 टाइप के कर को लगाया गया था। यानी 21 प्रकार के कर को कलेक्ट किया जाता था। तो अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो इसे अब मिटा देते हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों कि
मौर्य प्रशासन में कुल 21 प्रकार के कर लिए जाते थे। मौर्य प्रशासन में कुल 21 प्रकार के कर थे, के कर लगाए गए थे। और ये जो हमें पता चलता है अर्थशास्त्र में पता चलता है, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है। अर्थशास्त्र में बताया गया है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मौर्य प्रशासन में कुल 21 प्रकार के कर लगाए गए थे। आगे बात करेंगे दोस्तों, अशोक का जो एक अभिलेख था, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट अभिलेख है। अशोक के बारे में थोड़ा सा बात करना पड़ेगा यहाँ पे। अशोक का जो रुमीनदेही अभिलेख है, अशोक के रुमीनदेही अभिलेख में दो प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। मैंने क्या बोला आपको कि अशोक का एक रुमीनदेही अभिलेख है, उसमें 2 प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है। और ये जो प्रथम कर है इसको बलि कहा गया है, और जो दूसरा कर है उसको भाग कहा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और कुछ ऐसे गांव होते थे, कुछ ऐसे भी गांव थे दोस्तों जहां पर कर नहीं लिया जाता था मौर्य डायनेस्टी के अनुसार। तो उस गांव को जो बोला जाता था, उस गांव का कुछ नाम होता था, उसको परिहारिका के नाम से जाना जाता है। यानी जो गांव में कर नहीं लिए जाते थे, कर हम लोग लिख सकते हैं कि कर मुक्त गांव को परिहारिका कहा जाता था। परिहारिका कहा जाता था। मैंने आपको बताया कि अशोक का जो रुमीनदेही अभिलेख है उसमें 2 प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है, एक बलि और दूसरा भाग। कर मुक्त आपसे केवल पूछेगा कि रुमीनदेही अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो अशोक से एक क्वेश्चन बनेगा। और बोला जाए कि रुमीनदेही अभिलेख से कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, तो आंसर बनेगा 2 प्रकार के कर। आपसे पूछेगा कि दोनों कर का नाम क्या है, तो वो भी क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना भी मैंने अभी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक जो बताया है, उससे आप खुद ही 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पिक आउट कर सकते हैं, और वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे ही। तो आप अपने से बना सकते हैं, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे ही आगे। कर मुक्त गाँव को परिहारिका कहा जाता था। और आगे बात करेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। रुद्रदामन दोस्तों, यहाँ पर स्पेस कम है तो इस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक थोड़ा सा जाएगा, तो इसको हम मिटाते हैं। रुद्र जो दामन था उसका जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है क्या, अभी बात करेंगे। तो बात करेंगे रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो था, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ का नाम आप लोग सुने होंगे, गुजरात वाले साइड में है। जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त क्या किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का जो गवर्नर था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय
सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। पुष्यगुप्त वैश्य लिख देते हैं। पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, निर्माण करवाया गया था। मैंने आपको क्या बताया कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह पता चलता है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र वाले रीजन में जो उसका गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, उसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और ये किस लिए करवाया गया था? क्योंकि जब वहाँ पर क्या हो गया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सौराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। जब वहाँ पे अकाल पड़ जाती है तो पानी की किल्लत होने लगती है, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य की आज्ञा पर सौराष्ट्र का जो गवर्नर है पुष्यगुप्त, उसके द्वारा वहाँ पर एक तालाब बनाया जाता है जिसे सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। वो हमें पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। बस इसमें ये कहा गया है। आपसे ये पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य में सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा कौन से झील का निर्माण करवाया गया था, या फिर आपसे पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य में सौराष्ट्र वाले रीजन में सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ऐसे पूछेगा तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। और वो कौन था? तो वो गवर्नर था कहाँ का? सौराष्ट्र का। और किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे हम लोग को कुछ बात करना है आपको मौर्य कालीन सिक्के के बारे में। अब हम लोग आगे चलेंगे मौर्य कालीन सिक्के, यानी कि जब मौर्य काल था तो उसमें कुछ सिक्के अवश्य ही चलाए जाते होंगे और उन सिक्कों का उपयोग किया जाता होगा। तो मौर्य कालीन सिक्के में चांदी के सिक्के भी आते हैं, सोने के सिक्के भी आते हैं, तांबे के सिक्के भी आते हैं। तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग मौर्य कालीन सिक्के। तो मौर्य कालीन सिक्के, मौर्य कालीन सिक्के के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो पहला नंबर स्वर्ण यानी निष्क, स्वर्ण और जो निष्क है दोस्तों, ये जो होता था सोना का सिक्का होता था, सोने का सिक्का। आगे अगर दूसरा नंबर में बात करें तो कासारपन पन्न या धरन एक ही नाम है, जो थे वो चांदी के सिक्के थे। चांदी के सिक्के। अगर तीसरा नंबर अगर हम लोग बात करें मासक के बारे में, तो ये तांबे का सिक्का होता था, तांबे का सिक्का। आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य कालीन जो सिक्के थे वो किस किस प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के, या इनमें से सभी के। तो इनमें से सभी को टिक करिएगा, क्योंकि सोना का सिक्का और चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का, तीनों सिक्कों का उपयोग मौर्य कालीन के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर आपको ये बात समझना है। ये आपका मासक है,
तो यहाँ पे लिखा गया मासक, यानी मासक मैंने लिखा बट इसको बोला जाता है मास्क। मैंने लिखा मासक बट इसको मास्क बोलेंगे। और ये मास्क हम लोग आज कोरोना वाला मास्क नहीं समझेंगे, ये मास्क तांबे के सिक्का को बोला गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्यकालीन के समय तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो वो मास्क कहा जाता था, मास्क। तो मासक मैंने उसको लिख दिया हूँ क्योंकि उसे वही लिखा जाता है बट पढ़ा जाता है मास्क। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग को मौर्यकालीन के बारे में, हम लोग को व्यापार के बारे में थोड़ा सा जानना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, व्यापार के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, व्यापार के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि मौर्यकालीन में व्यापार क्या था, मतलब कैसे व्यापार किया जाता था। तो बात करेंगे व्यापार। व्यापार जो था दोस्तों वो दो तरीके से किया जाता था। एक तो था स्थल मार्ग और एक था जल मार्ग। मैंने आपको जब सैनिक के बारे में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि उसके सैनिक शक्ति में 5 प्रकार के सैन्य शक्ति थे, जिसमें एक जल सेना, यानी मैंने जल मार्ग के बारे में बात किया था। तो वही जल मार्ग यानी जल सैनिक जो थे वो उसके द्वारा भी व्यापार किया जाता था मौर्यकालीन के अनुसार। और स्थल मार्ग तो है ही, स्थल के द्वारा व्यापार होगा ही। और व्यापार का जो मुखिया होता था, व्यापार का जो मुखिया होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापार का जो मुखिया होता था, मैंने बोला कि व्यापार स्थल मार्ग व जल मार्ग के द्वारा होता था, और व्यापार का मुखिया जो था वो मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार अगर बात करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, तो मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अगर बात करें, अनुसार जहाज निर्माण का अधिकार केवल राज्यों को था। मैंने आपको क्या बताया कि जो व्यापार था वो स्थल मार्ग जल मार्ग के द्वारा होता था, और मुखिया जो था वो श्रेष्ठी कहलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र बुक में ये बताया गया है कि जहाज जो निर्माण किया जाता था, जब आपको जल मार्ग के द्वारा व्यापार करना है तो जहाज तो होना ही चाहिए, जहाज बनाना ही पड़ेगा आपको। तो जहाज बनाने का जो अधिकार था वो केवल राज्यों के पास था। राज्यों के पास ही केवल अधिकार था कि वो जहाज बना सकता है। तो इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो क्वेश्चन तो आसानी से बन सकता है, तो उसे कर लेंगे। अगर कला की बात की जाए, आर्किटेक्ट की बात की जाए, कला मौर्यकालीन साम्राज्य के समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य इसके समय में जो इसका महल था वो लकड़ी का महल था। इस समय जो था लकड़ी का महल होता था, और पूरे पाटलिपुत्र का लकड़ी का महल। मैंने बताया कि चंद्रगुप्त के समय लकड़ी का महल बनवाया गया था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र यानी पटना। और पूरे पाटलिपुत्र के किनारे किनारे, मतलब चारों तरफ से लकड़ी का बड़ा बड़ा दीवार बना दिया गया था, और उसके किनारे में खाई बना दी गई थी, गड्ढे खोद दिए गए थे ताकि कोई अटैक भी नहीं कर पाता आसानी से। और उसके चारों तरफ लकड़ी का दीवार एकदम बड़ा सा बना दिया गया था। तो उसके समय में जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय लकड़ी का महल बनाया गया था। और आगे अगर बात करेंगे अशोक के समय,
तो अशोक के समय क्या था? अशोक के समय था पत्थर का महल। पत्थर का महल। और ये जो पत्थर का महल था इसको फाहियान यानी चीनी यात्री, चीन का जो यात्री था, चीनी यात्री, ये क्या बोला है दोस्तों पत्थर के महल के बारे में कि ये जो दिखता था वो देवताओं के महल के जैसा दिखता था। देवताओं के महल के जैसा था, के जैसा था। मैंने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य लकड़ी का महल चंद्रगुप्त मौर्य के समय था और अशोक के समय पत्थर के महल का उपयोग किया जाता था। पत्थर के महल बनाए गए थे और ये फाहियान जो था उस समय चीनी यात्री था जो यहाँ इंडिया में आया था और इसने बताया कि ये जो पत्थर का महल था ऐसा भव्य था, ऐसा देखने में लगता कि देवताओं का महल बनाया गया है। उस टाइप का महल बताया जाता है फाहियान के द्वारा। आगे अगर बात करेंगे स्तंभ निर्माण के बारे में, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो स्तंभ है, आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि अशोक का जो स्तंभ है वो कितने साल पुराना है। और उसका जो मतलब उसके बारे में जो सबसे बड़ी फैक्ट है वो उसका पॉलिश है। उसके ऊपर जो पॉलिश किया गया है वही सबसे मेन है। वो पॉलिश किसका किया गया है कि आज तक उसमें जंग नहीं लगा है और ये जो स्तंभ है अभी भी एकदम जैसी थी पहले वैसी है। तो ये स्तंभ जो है वो पॉलिश, यानी उसका पॉलिश जो है सबसे मेन पॉइंट है कि पॉलिश जो था वो कैसा किया गया था, वो कहाँ से बनाया गया था। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ईरान के शासकों से प्रभावित होकर के ही यह स्तंभ अशोक ने बनवाया था। यानी ईरान के कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि अशोक जो है ये ईरानियों के द्वारा ईरानियों को देखकर ही प्रेरित हुआ था और स्तंभ को बनवाया था, स्तंभ को स्थापित किया था इंडिया में। लेकिन कुछ भारतीय क्या बोलते हैं इतिहासकार कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका विरोध करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने अशोक स्तंभ का नाम सुना होगा, अशोक स्तंभ। और वो जो स्तंभ है ऐसे करके कुछ है और वहाँ पे मतलब क्या ही बताएं, उल्टा कमल यहाँ पे उल्टा कमल टाइप का बनाया गया है। उसके ऊपर कुछ मतलब जानवर हैं और उसके ऊपर यहाँ पे चक्रा भी बनाया गया है और ऐसी करके स्तंभ बनाया गया है जिसमें वहाँ पे अशोक चक्र जो दिया गया है, जो हमारे झंडा में बीच में लगाया जाता है, हमारे जो झंडा बनता है उसमें बीच में, वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। तो ये जो अशोक स्तंभ है ये सारनाथ में है, सारनाथ में है अशोक स्तंभ। तो दोस्तों ये जो स्तंभ है, हम अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इसका जो पॉलिश है वो ऐसा पॉलिश किया गया है कि मतलब वो कुछ उसको हुआ ही नहीं है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार का मानना है कि अशोक ईरानियों से देखकर प्रभावित हुआ था। ईरानियों को देखकर प्रभावित हुआ था। उसके बाद उसने भारत में स्तंभ का प्रचलन किया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं, यानी हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं
इसे नकारते हैं। भारतीय इतिहासकार इसका विरोध करते हैं, यानी इसे नकारते हैं। मतलब भारतीय इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ से देख करके ही मतलब वो किया गया है। और ये जो स्तंभ है दोस्तों, ये सारनाथ में स्तंभ है, मैंने बताया, और इसमें एक चक्र लगा गया है। और ये जो चक्र है दोस्तों, चक्र का मतलब क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अशोक जो है वो बुद्ध भगवान के वही उन्हीं के लिए मतलब ये चक्र को मतलब वहाँ पे स्थापित किया था, जिसे बौद्ध धर्म में बुद्ध चक्र पर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से मतलब जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन को ये प्रदर्शित करते रहता है। और दोस्तों बताया जाता है कि इसमें जो स्पोक है वो 32 बताया जाता है, लेकिन हमारे तिरंगा में तो 24 ही स्पोक होते हैं। तो मौर्य कालीन यानी मौर्य अंपायर, मौर्य डायनेस्टी के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी जानकारियां थे इससे रिलेटेड, सभी को हमने देख लिया। और जितने भी बातों को हमने बताया है, काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी रहा होगा और आपके नॉलेज को भी काफ़ी हद तक बढ़ाएगा। तो अगर ये मौर्य डायनेस्टी अगर आप पूरे अच्छे से देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इसमें हेल्प मिलेगी। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। और अगर चाहते हैं कि मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आएँ, 40 से 50 क्वेश्चंस, तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगर कमेंट ज़्यादा आएगा तभी हम मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पिक आउट करके लाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं लाएंगे, हम गुप्ता पीरियड को स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप उसे देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं, गुप्ता पीरियड को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और एक और बात बताना चाहेंगे आपको कि अगर आप स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके का टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले अगले वाले सेशन में हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे। उसके बाद 1 टॉपिक करके हम लोग उसको फुल डिटेल में जानेंगे। तो 30 to 40 टॉपिक्स होंगे, 35 to 40 लेकर चलते हैं, 35 to 40 टॉपिक्स होंगे जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।